कभी इतिहास में कुछ घटनाएं दर्ज हो जाती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें समय जानबूझकर छुपा लेता है। आज से करीब 80 साल पहले जब दुनिया एलियंस, यूएफओ और बाहरी सभ्यताओं के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, तब धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत के भविष्य की दिशा ही बदल दी। 1928 काराकोरम की पहाड़ियाँ। हिंदुस्तान के काराकोरम पहाड़ियों में एक अकेला आदमी कैंपिंग कर रहा होता है। अचानक उसे अपने कैंप के बाहर एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। वह आदमी डरते डरते उसके पास जाता है और देखता है कि यह एक बहुत बड़ा रोशनी का गोला है। वह आदमी डरते डरते उसके पास जाता है और देखता है कि यह एक बहुत बड़ा रोशनी का गोला है जो पतली बर्फ की परत से ढका हुआ है। वह कुछ देर तक उसे घूरता रहता है, फिर अपने हथियार से उस गोले पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह वार करता है वह तुरंत जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसी पल वह गोला और भी ज्यादा चमकने लगता है। कुछ देर बाद जब आदमी को होश आता है तो वो गोला गायब हो चुका था और उसके शरीर पर एक अजीब सा निशान रह जाता है, जैसे कि उसे चुन लिया गया। इस बात को लगभग 80 साल गुजर जाते हैं और अब कहानी पहुंचती है साल 2008 में। डॉक्टर हेलन बेंसन, एक जानी मानी साइंटिस्ट, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही होती है। शाम को वह घर लौटती है जहां उसका सौतेला बेटा जैकब रहता है। जैकब अपने पिता की मौत के बाद हेलन से काफी दूर हो गया है, फिर भी हेलन उसे माँ की तरह संभालती है और उसका पूरा ख्याल रखती है। अचानक हेलन को एक अनजान कॉल आता है। कॉल करने वाला बस इतना कहता है कि एक गाड़ी तुम्हें लेने आ रही है। उसी वक्त घर के बाहर पुलिस और FBI आ जाती है। एक FBI एजेंट दरवाजा खटखटा कर कहता है कि हेलन को अभी उनके साथ चलना पड़ेगा। वो कुछ भी समझाने को तैयार नहीं होते। हेलन जैकब को ऐसा छोड़कर जाना नहीं चाहती, लेकिन तभी एक पड़ोस की औरत आ जाती है और हेलन को मजबूरी में जैकब को उसके पास छोड़ना पड़ता है। उसे एक गाड़ी में बैठाया जाता है, लेकिन रास्ते भर कोई कुछ नहीं बताता। कुछ देर बाद हेलन एक हवाई अड्डे पर पहुंचती है जहां एक हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा होता है। उसमें अलग अलग फील्ड्स के कई बड़े साइंटिस्ट बैठे होते हैं। सबको बिना किसी वजह बताए घर से उठाया गया था। हेलीकॉप्टर उन्हें न्यू जर्सी की लिनवुड मिलिट्री एकेडमी ले जाता है। वहाँ मिलिट्री सभी से उनके मोबाइल फोन जमा करने को कहती है। हेलन चुपचाप अपना फोन कपड़ों में छुपा लेती है। यही उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त माइकल ग्रेनियर से होती है। माइकल बताता है कि उसने हेलन का नाम इसलिए डाला क्योंकि वह मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल बार्नहार्ट के साथ काम कर चुकी है। माइकल सभी साइंटिस्टों को एक कमरे में बुलाकर सच्चाई बताता है। अंतरिक्ष से एक अनजान वस्तु बहुत तेज रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रही है। उसकी दिशा देखकर साफ है कि वह सीधे धरती से टकराने वाली है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसे रोकना या तबाह करना नामुमकिन है। सरकार ने एक इमरजेंसी टीम बनाई है ताकि जब वह चीज क्रैश हो तो उसके बाद की स्थिति संभाली जा सके। समस्या यह है कि उस चीज के पास बहुत कम समय बचा है और वह न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच गिरने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो करीब 80 लाख लोग मारे जा सकते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद हेलन चुपके से बाथरूम में जाकर जैकब को फोन करती है और उसे बेसमेंट में छुपने को कहती है। वह ज्यादा कुछ नहीं समझा पाती। एक फौजी उसकी बात सुन लेता है, लेकिन जब हेलन को अरेस्ट नहीं करती वो कहती है मैं भी अपने घर पर बात करना चाहती। इसके बाद सभी साइंटिस्टों को उस जगह लेके जाया जाता है जहाँ वह वस्तु धरती से टकराने वाली होती है। काफी कोशिशों के बावजूद यह समझ नहीं आ पाता कि आखिर यह चीज है क्या। तभी अचानक मिलिट्री का मिसाइल सिस्टम डीएक्टिव हो जाता है। डर के मारे सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर काउंटडाउन करने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। अचानक वे खिड़की से देखते हैं एक चमकती हुई गेंद धीरे धीरे धरती की तरफ उतर रही है। वो सेंट्रल पार्क में लैंड होती है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। साइंटिस्ट स्पेशल सूट पहनकर उस गोले की तरफ बढ़ते हैं। हवा में किसी अजीब तरह की रेडिएशन महसूस हो रही होती है। पुलिस और मिलिट्री पूरा एरिया घेर लेती है। तभी उस स्फीयर से तेज रोशनी निकलती है और उसके अंदर से एक एलियन बाहर आता है। हेलन आगे बढ़ती है। एलियन भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही हेलन उसका हाथ छूने वाली होती है एक गोली चल जाती है। एलियन हेलन की बाहों में गिर जाता है। अचानक उस गोले के अंदर से एक बहुत बड़ा रोबोट जैसा चीज बाहर निकलता है। वो अपनी ताकत से पूरे इलाके की बिजली बंद कर देता है और ऐसी भयानक आवाज निकालता है कि सबके कान में दर्द होने लगते हैं। रोबोट एलियन को उठाने ही वाला होता है, लेकिन एलियन अपने हाथ के इशारे से उसे रोक देता है और रोबोट तुरंत शांत हो जाता है। घायल एलियन को मिलिट्री लैब लेके जाया जाता है। डॉक्टर को समझ में नहीं आता कि इस जीव का इलाज कैसे करे। एलियन की हालत बिगड़ती जा रही होती है। हेलन कहती है कि कम से कम गोली तो निकालनी चाहिए। सर्जन ऑपरेशन करता है और गोली निकाल देता है। वह देखकर दंग रह जाता है कि एलियन का शरीर अंदर से बिल्कुल इंसानों जैसा है। जब उसकी ग्रे स्किन फटती है तो वह पूरी परत निकाल देता है। नीचे एक इंसान जैसा आदमी निकलता है। एलियन को एक कैप्सूल में रखा जाता है। हेलन सोचती है कि शायद वह सपना देख रही है। तभी एलियन होश में आता है। कैप्सूल देखकर घबरा जाता है। हेलन प्यार से उसे समझाती है और उसे शांत हो जाता है। अब वह बिल्कुल 1928 वाले आदमी जैसा दिख रहा होता है। यह खबर बाहर आते ही दुनिया में हड़कंप मच जाता है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाते हैं। न्यूयॉर्क को खाली कराने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। दुनिया भर में लोग शहरों से भागने लगते हैं। इसी बीच सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रेजिना जैक्सन इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है। पता चलता है कि एलियंस ने स्पाई सैटेलाइट्स हैक कर लिए हैं और दुनिया भर में ऐसे ही
और चमकदार गोले लैंड हो रहे हैं। रेजिना लैब में आती है और रिपोर्ट सुनाती है। एलियन के शरीर में 3 अलग अलग डीएनए पाए जाते हैं। वह अंदर से इंसान जैसा है और ऊपर से ग्रे लेयर उसकी सुरक्षा करती है। इससे साफ लगता है कि एलियंस पहले भी धरती पर आ चुके हैं और इंसानों का डीएनए सैंपल ले चुके हैं। रेजिना जब एलियन से मिलती है तो वह परफेक्ट इंग्लिश में बात करता है। वह खुद को क्लाटू बताता है, पानी मांगता है और कहता है कि इस शरीर की आदत पड़ने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। वह कहता है कि कई सभ्यताओं की तरफ से आया हूँ और यूनाइटेड नेशंस के साथ मीटिंग चाहता हूँ, लेकिन रेजिना मना कर देती है। इसके बाद क्लाटू कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। रेजिना आदेश देती है ट्रुथ सीरम लगाया जाए और उसे दूसरी जगह ले जाकर पूछताछ किया जाए। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज है, लेकिन रेजिना को लगता है कि यह एलियन इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। माइकल और रेजिना के बीच बहुत बहस हो जाती है। तभी हेलन बीच में आकर कहती है कि वह खुद इंजेक्शन देगी और सारे टेस्ट करेगी। उसे ट्रुथ सीरम दिया जाता है, लेकिन वह चुपचाप फार्मेसी से नमक वाले पानी की बोतल अपने साथ ले लेती है। रेजिना ने क्लाटू को बताया कि उसे अब एक और ज्यादा सुरक्षित जगह पर लेके जाया जाएगा। क्लाटू ने साफ कह दिया, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन रेजिना ने मना कर दिया। उसने कहा कि तुमने गैर कानूनी तरीके से हमारे प्लेनेट में घुसने की कोशिश की है और तुम्हारे रोबोट ने हमारी फौज पर हमला किया है। इस पर क्लाटू ने शांति से जवाब दिया कि जब मैं इस प्लेनेट पर आया ही नहीं तो मुझे इसके रूल्स कैसे पता होंगे, और जहाँ तक रोबोट की बात है वह तभी एक्टिव होता है जब हिंसा होती है और मैंने उसे रोक दिया था, लेकिन रेजिना ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने हेलन की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से इंजेक्शन दो। हेलन ने ट्रुथ सीरम की जगह नमक वाला पानी क्लाटू को इंजेक्ट किया और धीरे से उसके कान में कहा, भाग जाओ। इंजेक्शन के तुरंत बाद हेलन को वहां से हटा दिया गया। उधर क्लाटू को एक कुर्सी में बांधकर एक ऐसे कमरे में लेके जाया गया जहां लाइट डिटेक्टर मशीन था। एक एजेंट उससे सवाल पूछने लगा और स्क्रीन पर रीडिंग्स देखने लगा। क्लाटू जानबूझकर कुछ बेकार से जवाब देता। फिर उसने अपनी ताकत से मशीन को रीप्रोग्राम कर दिया और उसी एजेंट को जोर का बिजली का झटका दे दिया। इसके बाद क्लाटू ने उस एजेंट के दिमाग को कंट्रोल किया और पूछा कि बेस से बाहर निकलने का तरीका क्या है। उसने एजेंट को अपना सूट देने का भी आदेश दिया। फिर क्लाटू ने सिक्योरिटी कैमरे को हैक करके सभी गार्ड्स की लोकेशन देख ली। उसने वही तीखी आवाज इस्तेमाल की जिससे सारे गार्ड्स बेहोश हो गए। तभी अलार्म बज उठा और लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन क्लाटू आराम से बिल्डिंग से बाहर निकल गया। इसी दौरान हेलन ने एलियन की ग्रे मास्क की एक परत चुरा ली। रेजिना ने सभी फोर्सेस को आदेश दिया, किसी भी हालत में उस एलियन को पकड़ लो। जल्द ही क्लाटू एक ट्रेन स्टेशन जाकर पहुंचा। हालत वहां भी खराब थी, कई ट्रेनें कैंसिल हो चुकी थी। अब क्लाटू को भूख लगने लगी क्योंकि उसका शरीर आधा इंसान का था। उसने अपनी ताकत से वेंडिंग मशीन से एक सैंडविच निकाल लिया। एक छोटा बच्चा उसे देखकर हैरान रह गया। क्लाटू ने इंसानों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि थोड़ी सी देर पर लोग इतनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। अचानक उसे चक्कर आया और वो बाथरूम गया और देखा कि उसका खून बह रहा है और फिर वो वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ घंटों के बाद हेलन को फोन आया। स्टेशन पे एक पेशेंट उससे मिलना चाहता था। हेलन समझ गई कि यह वही एलियन है। वह तुरंत स्टेशन पहुंची और क्लाटू को अपने साथ लेके गई। गाड़ी में जैकब भी मौजूद था जो काफी बुरा बर्ताव कर रहा था। क्लाटू ने हेलन से कहा, मेरी जो ग्रे परत थी वो तुम्हारे पास है। हेलन ने हाँ में सिर हिलाया। जैसे ही क्लाटू ने वह परत अपने घाव पर लगाई, घाव तुरंत ठीक होने लगा। उसी वक्त मिलिट्री ने उस विशाल रोबोट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन खतरा महसूस होते ही रोबोट एक्टिव हो गया। उसने पूरी मिलिट्री सिस्टम को अपने कंट्रोल में लिया और कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह कर दिया। आर्मी उसके सामने पूरी तरह बेबस थी। इधर हेलन क्लाटू को लेकर एक खास रूट से गाड़ी चला रही थी, ठीक वैसा ही जैसा क्लाटू ने कहा था। जैकब ने देखा कि लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। उसने एलियंस के लिए अपनी नफरत जाहिर की। उसने कहा, एलियंस को खत्म कर देना चाहिए, ये हमारे प्लेनेट पे क्यों आए हैं? अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो उनसे लड़ते। आखिरकार वो लोग एक खास जगह पहुंच गए। जैकब बाथरूम चला गया। तभी क्लाटू ने हेलन से उसके परिवार के बारे में पूछा तो हेलन ने बताया कि जैकब के पिता एक मिलिट्री इंजीनियर थे। जैकब की माँ उसकी पैदाइश के वक्त मर गई थी। बाद में हेलन ने जैकब के पिता से शादी की, लेकिन कुछ समय बाद वह भी मर गए। अब जैकब उसी के साथ रहता है। इसके बाद वो लोग एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट पहुंचे। वही क्लाटू की मुलाकात मिस्टर वू से हुई। मिस्टर वू भी एक एलियन था जो करीब 70 साल पहले धरती पर आया था। वह तब से इंसानों के व्यवहार का अध्ययन कर रहा था। उसने साफ कहा, इंसान बहुत जिद्दी हैं, बदलना नहीं चाहते, आपस में लड़ते रहते हैं, एक दिन खुद को ही खत्म कर लेंगे। क्लाटू ने उसकी बात से सहमति जताई और कहा, अब ऑपरेशन शुरू करने का समय आ गया है। लेकिन मिस्टर वू धरती छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसने कहा कि उसने इंसानों की बुराई भी देखी है और अच्छाई भी। अब उसका परिवार यहीं पे है और वो मरते दम तक इंसानों के साथ रहना चाहता है। उधर मिलिट्री ने रोबोट के चारों तरफ शक्तिशाली पैनल्स लगा दिए। उन्हें लगा कि इससे उसकी पावर ब्लॉक हो जाएगी। इमरजेंसी
इमरजेंसी नंबर पर हजारों कॉल्स आने लगे। लोग कह रहे थे कि उन्होंने क्लाटू को देखा है। सरकार ने नोटिस जारी किया, जो भी एलियन को देखे, जिंदा या मुर्दा, तुरंत रिपोर्ट करो। इधर हेलन, जैकब और क्लाटू न्यू जर्सी की तरफ बढ़ रहे थे। जंगल पहुंचकर क्लाटू ने गाड़ी रोकने को कहा और पैदल आगे बढ़ गया। हेलन भी उसके पीछे गई और जैकब को वहीं रुकने को कहा। जल्द ही हेलन ने अजीब से कीड़ों का झुंड देखा। नदी के पास क्लाटू पानी को देख रहा था। अचानक नदी से एक चमकता हुआ गोला बाहर आया। क्लाटू ने इमरजेंसी प्रोसेस एक्टिव कर दिया। इसके साथ ही दुनिया भर में आए सारे गोले एक्टिवेट हो गए। हेलन घबरा कर गाड़ी की तरफ लौटी। जैकब के मन में डर बैठ गया। उसे लगा कहीं हेलन क्लाटू से शादी न कर ले और उसके पिता की जगह क्लाटू न ले ले। हेलन ने उसे समझाया, लेकिन जैकब गुस्से में जंगल की तरफ भाग गया। हेलन उसके पीछे गई। पेड़ों के बीच उन्हीं चमकती रोशनी दिखाई दी। सारे गोले पृथ्वी छोड़कर जा रहे थे। सिर्फ एक ही गोला बचा था, क्लाटू का। क्लाटू वापस आया और बोला, मुझे शहर ले चलो। हेलन ने पूछा, क्यों, वहाँ क्यों? तब क्लाटू ने बताया कि इंसान धरती को तबाह कर रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में धरती जैसे ग्रह बहुत कम बचे हैं जहाँ जीवन संभव है। धरती को बचाने का बस एक ही तरीका है, इंसानों को हटाना। यह सुनकर हेलन डर गई। उसने कहा कि इंसान बदल सकते हैं, उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्लाटू ने कहा कि वो लोग सालों से इंसान को देख रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है। अब प्रोसेस शुरू हो चुका है तो इसे बदला नहीं जा सकता। तब ये पुलिस वाला वहाँ से गुजर रहा था तो उसने क्लाटू को पहचान लिया, बंदूक निकाली और सरेंडर करने लगा। जैकब ने कहा, उसे नुकसान मत पहुंचाना। क्लाटू ने जवाब दिया, चिंता मत करो, दर्द बहुत कम होगा। उसने एक हाथ हिलाया और हेलन की गाड़ी पुलिस वाले पर धकेल दी। पुलिस वाला दब गया। जैकब डर गया, लेकिन क्लाटू ने अपनी ताकत से गाड़ी के अंदर डालकर पुलिस वाले के दिल को झटका दी और वह फिर से जिंदा हो गया। क्लाटू ने कहा, मैं मारना नहीं चाहता, बस रास्ते की रुकावट हटा रहा हूँ। हेलन को अब भी यकीन था कि क्लाटू सब कुछ रोक सकता है, इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी के पास लेके जाऊंगी जो तुम्हारा फैसला बदल देगा। इसी बीच सीक्रेट सर्विस उन गोलों को समझने की कोशिश कर रही थी। वीडियो से पता चला कि वो गोले धरती के जीवों को स्पेस में लेके जा रहे थे। जीना समझ गई, ये ऐसे जीव हैं जिनके बिना धरती पर जीवन संभव नहीं। मतलब साफ था, कुछ बहुत बुरा होने वाला था। मिलिट्री ने उस विशाल रोबोट को एक अंडरग्राउंड साइलो में बंद कर दिया। पूरी धरती पर दंगे शुरू हो गए। पैसों की कोई कीमत नहीं रही, लूट मार मच गई। उधर हेलन क्लाटू को डॉक्टर कार्ल बर्नहार्ट के पास लेके गई, जो एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट हैं और हेलन के साथ काम करते हैं। क्लाटू ने बोर्ड पर लिखा एक फार्मूला देखा और उसे सही करने लगा। कार्ल तुरंत उसके पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगा और तभी कार्ल समझ गया कि यह वही एलियन है जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है। इधर जैकब दूसरे कमरे में टीवी देख रहा था। तभी उसकी नजर स्क्रीन पर चल रहे उस हेल्पलाइन नंबर पर पड़ी जहाँ एलियन की जानकारी देने को कहा जा रहा था। लिविंग रूम में कार्ल ने क्लाटू से सवाल किया, तुम्हारी सभ्यता आज तक कैसे बच रही? तुम लोगों ने आपस में लड़ाई क्यों नहीं की? क्लाटू ने जवाब दिया, हमारा सूरज मरने लगा और जब हमें एहसास हुआ कि हमारा अंत करीब है तो हमें खुद को बदलना पड़ा। इस पर कार्ल ने गंभीर होकर कहा, तो बदलाव तभी आया जब सब खत्म होने वाला था और आज इंसान भी उसी मोड़ पर खड़े हैं। हमें भी थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। ये बात क्लाटू को सोचने पर मजबूर कर देती है। तभी आसमान में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स दिखाई देने लगते हैं। क्लाटू, हेलन और जैकब तुरंत घर छोड़कर वहाँ से भागते हैं। बाहर निकलते वक्त कार्ल ने हेलन से कहा, एलियन का दिमाग बहस से नहीं बदलेगा, उसे इंसानों की हरकतें दिखाई होंगी, उसे दिखाना होगा कि इंसान बदल सकते हैं। तीनों जंगल में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक जैकब खुली जगह में निकल आता है और हेलीकॉप्टर की तरफ हाथ हिलाने लगता है। वह चिल्लाकर कहता है, इधर देखो, हम यहाँ हैं। उसने बताया कि उसी ने फौज को कॉल किया है, क्योंकि अगर उसके पिता होते तो वो भी यही करते। वो एलियन के लिए अपने देश से गद्दारी नहीं करते। यह सुनकर हेलन टूट जाती है। वह दुखी होकर कहती है, तुम्हारे पापा अब नहीं है, अब मैं हूँ, मेरे साथ रह लो। जैकब रोने लगता है। तभी एक हेलीकॉप्टर हेलन को पकड़कर ऊपर उठा लेती है। बाकी हेलीकॉप्टर्स क्लाटू पर निशाना साध लेते हैं, लेकिन क्लाटू अपनी ताकत से पायलट्स को बिजली का झटका देता है और हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा जाते हैं। जैकब डर के मारे जंगल में भाग जाता है। क्लाटू उसके पीछे जाता है और उसे नदी में गिरने से बचा लेता है। वह जैकब को समझाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। उधर हेलन को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रेजिना जैक्सन के पास लेके जाया जाता है। हेलन गुजारिश करती है कि उसे छोड़ दिया जाए। क्लाटू मेरी बात सुनता है, मैं ही उसे रोक सकती हूँ, लेकिन रेजिना मना कर देती है। इधर मिलिट्री बेस में स्पेशल फोर्सेज उस विशाल रोबोट पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है। डायमंड ड्रिल भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। एक टेक्नीशियन नई ड्रिल लेकर जाता है। तभी टूटी हुई ड्रिल के क्रैक से अजीब से कीड़े तेजी से फैलने लगते हैं। मशीन को खा रहे होते हैं। अचानक वो रोबोट पूरी तरह टूटकर छोटे छोटे नैनोबॉट्स में बदल जाता है। कीड़े जैसे मशीनें जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाती है। खिड़कियां टूट जाती है। लोग भागना चाहते हैं, लेकिन बेस पूरी तरह सील होता है। कुछ ही सेकंड में सब लोग धूल में बदल जाते हैं और पूरा बेस
देश तबाह हो जाता है। मिलिट्री रेजिना को रिपोर्ट देती है नैनोबोट्स को रोकना नामुमकिन है, मिसाइल या हथियार चलाने से वे और भी ज्यादा फैल जाएंगे। अब वे बादल की तरह हर दिशा में फैल जब वह बादल एक बड़े स्टेडियम तक पहुंचता है तो पूरा स्टेडियम कुछ ही सेकंड में मिट्टी बन जाता है। अब रेजिना समझ जाती है कि वो कुछ नहीं कर सकती। वह हेलन को छोड़ देते हैं ताकि वह क्लाटू से जाकर बात कर सके। माइकल भी उसके साथ जाता है। जंगल में क्लाटू जैकब को एक केबिन में लेके जाता है और कहता है कि वह अपनी माँ को फोन कर ले। फोन पर एक सुरक्षित जगह पर मिलने का प्लान बनाता है। इसके बाद जैकब और क्लाटू वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जैकब मान लेता है कि अब वह क्लाटू को मरवाना नहीं चाहता। यह सुनकर क्लाटू पहली बार सोचता है कि शायद इंसान उतने बुरे नहीं है। कुछ देर बाद वो एक कब्रिस्तान में पहुंचते हैं जहाँ जैकब पिता की कब्र देखता है। जैकब रोते हुए पूछता है, क्या तुम मेरे पापा को भी जिंदा कर सकते हो जैसे उस पुलिस वाले को किया था? क्लाटू जवाब देता है, मेरी ताकत की भी सीमा है। मैं किसी घायल या अभी मरे इंसान को तो बचा सकता हूँ, लेकिन सालों पहले जो मर चुका है उसे नहीं। जैकब को बुरा लगता है और वो वहाँ से चलने को कहता है। उसी वक्त हेलन वहाँ पर पहुंच जाती है और दौड़कर जैकब को गले लगा लेती है। जैकब अपने पिता की मौत को स्वीकार कर लेता है। माँ बेटे एक दूसरे से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। वे फैसला करते हैं कि अब वे एक सच्चे परिवार की तरह रहेंगे। यह सब देखकर क्लाटू समझ जाता है कि इंसानों के अंदर अभी भी प्यार और अच्छाई है। हेलेन वादा करती है कि इंसान बदलेंगे। क्लाटू कहता है कि वह नैनोबोट्स को रोकने की कोशिश करेगा। तो नैनोबोट्स का बादल पूरे न्यूयॉर्क को निगल रहा होता है। बिल्डिंग, गाड़ियां सब खत्म हो रही होती है। रेजिना राष्ट्रपति से कहती है कि वे प्यार और शांति से इस हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति घबराकर आदेश देता है, हमला जारी रखो, एलियंस खतरनाक है। हेलन, जैकब, क्लाटू और माइकल तेजी से न्यूयॉर्क लौटते हैं जहाँ आखिरी गोला मौजूद है। रास्ते में मिलिट्री उन्हें रोकती है, लेकिन क्लाटू माइकल से कहता है गाड़ी चलाते रहो। पहले पीछा किया जाता है, लेकिन फिर अचानक रुकने का आदेश मिल जाता है। वे सेंट्रल पार्क पहुंचते हैं। वहाँ मिलिट्री और साइंटिस्ट सब गायब होते हैं। तभी एयरफोर्स बमबारी शुरू कर देती है। उनकी गाड़ी पलट जाती है। एक जोरदार धमाका होता है। माइकल मारा जाता है, लेकिन हेलन, जैकब और क्लाटू बच जाते हैं। नैनोबोट्स उनकी गाड़ी को खाने लगते हैं। क्लाटू दोनों को लेकर गोले की तरफ बढ़ता है। आसमान पूरा नैनोबोट से ढक चुका होता है। तीनों एक पुल के नीचे छुपते हैं। अचानक जैकब की नाक से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। हेलन की नाक से भी खून बहता है। क्लाटू बताता है कि नैनोबोट्स उनके शरीर में घुस चुके हैं। हेलन रोते हुए कहती है, प्लीज हमें बचा लो। क्लाटू उसके हाथ पकड़ता है और अपनी ताकत से सारे कीड़े अपने अंदर खींच लेता है। जैकब को होश आ जाता है। क्लाटू मान लेता है कि कार्ल सही था, इंसान अपने अंत के करीब आकर बदल सकते हैं। वह दोनों को आखिरी बार देखता है और फिर नैनोबोट के बादल में घुसकर अपने गोले तक पहुंचता है। जैसे ही वो गोले को छूता है, उसका शरीर टूटकर बिखर जाता है और सारे नैनोबोट्स खत्म हो जाते हैं। मरे हुए नैनोबोट्स बर्फ की तरह पूरी दुनिया पर गिरने लगते हैं, लेकिन इसके साथ ही पूरी दुनिया की बिजली बंद हो जाती है। धरती अंधेरे में डूब जाती है। हेलन और जैकब बाहर आते हैं और उस गोले को आसमान में ऊपर जाते हुए देखते हैं और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।